सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में जब अफोर्डेबिलिटी और क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है, इसके साथ साथ बुरी ख़बर यह है कि अब आवाम की जेबों से बिजली के जो बिल हैं उसकी मद में मज़ीद 30 अरब रुपए निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। और जो डिस्कोज़ हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मई के महीने के बिल थे और जून के बिल थे, इसमें तकरीबन इस नए अमाउंट के साथ 2 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की जो है वो दरख्वास्त की जा रही है, जिसके बाद मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो आवाम को देखनी पड़ेंगी। इस पर आज डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन इसके अलावा जो सियासी मामलात हैं, अगर उसको डिस्कस करें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नया प्लान तश्कील दिया गया और कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद यानी कि ईद के फ़ौरन बाद सरप्राइज़ देने का प्लान है पीपल्स पार्टी का नून लीग को। और वो सरप्राइज़ उसके हवाले से जो डिटेल सामने आई है उसमें अब तक ये बताया जा रहा है कि अलहदगी हुक्मरान इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी करना प्लान कर चुकी है, क्योंकि ये जो सारी परफॉर्मेंस रही है पिछले 1.5 साल में, इसको पीपल्स पार्टी ओन नहीं करना चाहती और साथ साथ ये भी चाहती है कि किसी से सीट एडजस्टमेंट जो प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं उनसे ना की जाए। साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से अगर बात करें तो उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई पावर कमेटी तश्कील दी है जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं और जो रोड ब्लॉक्स हैं उनकी वापसी के उसको हटाने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो इकॉनमी का है और वो IMF से डील के हवाले से है जो आज ख़बरों की ज़ीनत रहा, क्योंकि इसहाक डार साहब जो कि फ़ाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से डोनाल्ड ब्लूम जो कि US एम्बेसडर हैं उनसे मुलाकात की गई और उनको रिक्वेस्ट की गई कि हमें असिस्ट करें, मदद करें IMF का रिव्यू मुकम्मल होने में। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 9 रोज़ बाकी रह गए हैं, 30 जून को प्रोग्राम एक्सपायर होना है और पाकिस्तान को अब तक जो 1.2 अरब डॉलर की ट्रांश है वो मिलने का तो कोई इम्कान जो है वो काफ़ी दूर है। लेकिन इसके साथ साथ जो अगला प्रोग्राम है उसके अंदर भी पाकिस्तान का जो सारा सेटअप बताया जा रहा है, IMF का कैलेंडर है, उसमें पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है, जिससे साबित ये होता है कि इस प्रोग्राम को नामुकम्मल छोड़ना तो एक तरफ, लेकिन अगला प्रोग्राम हासिल करने में भी पाकिस्तान को अच्छी खासी मुश्किलात होंगी। इसी के लिए शहबाज शरीफ साहब जो फ्रांस चले गए हैं आज, वहाँ उन्होंने ऐलान किया है कि IMF की जो MD हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और उनसे असिस्टेंस का मुतालबा किया जाएगा। इसके साथ साथ बरतानिया से भी पाकिस्तान ने मदद मांगी है और अब देखना यह है कि किस हद तक पाकिस्तान की जो कोशिश है IMF का नेक्स्ट रिव्यू लेने के लिए, प्रोग्राम लेने के लिए, वो मुकम्मल होती है। इसी से प्रोग्राम का आज आगाज़ करते हैं। सदीक जान साहब साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल न्यूज़ के, और खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे आज, माहिर मुआशियात हैं, और ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर मुआशियात हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खाकान साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। क्या लगता है कि इसहाक डार साहब का पहले तो ये कहना कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने एक कंस्पिरेसी हैच कर ली और ये कहा कि दरअसल पाकिस्तान की कमिटमेंट्स को मुकम्मल करने का पॉइंट नहीं है बल्कि कुछ और है, ये सियासत से दो चार किया जा रहा है पाकिस्तान को। और उसके बाद अब उनकी तरफ से जो है वो पहले तो पैगिंग की जाती है जिसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया सब ने भी। आज मैं पढ़ रहा था, डॉन का एडिटोरियल भी है कि डार साहब को जो है ना वो जब तक वी डोंट गेट रेड ऑफ हिम तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं कि जो अप्रोच रही है डार साहब की अब तक उसमें मसला है, या फिर कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है जिसकी वजह से अब तक पाकिस्तान को ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करने दिया गया, जिसमें सिर्फ 9 रोज़ बाकी रह गए हैं और कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में भी 10 रुपये बढ़ाए जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को ये आज की कहानी नहीं है, हमेशा से IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करने में एक दिक्कत रही है। पाकिस्तान ने 22-23 प्रोग्राम एंटर ज़रूर किए हैं पर पाकिस्तान ने कभी भी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किए। ऐसा ही होता था जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ये बात इतनी प्रोमिनेंटली आती नहीं थी सामने, हम हर प्रोग्राम से इनहराफ कर जाते थे, हम हर प्रोग्राम से जो वादे बईद करते थे वो शायद पूरे नहीं कर पाते थे। देखिए, इसकी 3 स्टेजेस हैं। एक टेक्निकल स्टेज है, इस रिव्यू में पाकिस्तान टेक्निकल स्टेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा। मेरा जो ज़ाती तजर्बा रहा है IMF के साथ पाकिस्तान में भी और बाहर भी, और मैंने ये दोनों प्रोग्राम, पिछला प्रोग्राम जो 13-16 का जो वाहिद प्रोग्राम था कंप्लीट हुआ, मैं उस स्मॉल टीम का पार्ट था जिसने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया, और प्रेजेंट प्रोग्राम में भी मैं जब ये साइन नहीं हो रहा था तो तब भी मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। हम टेक्निकल लेवल को इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज आपको यकीन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का कॉम्पिटेंस लेवल सारी मिनिस्ट्रीज़ में, फाइनेंस में, एनर्जी में, प्राइवेटाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट में, FPR में, वो इतना वीक है और वो जनरलिस्ट पर मुहित है।
जब सामने आप उनके 10-11 PhDs बिठाते हैं और वो बड़े क्वांटिटेटिव लोग हैं, क्वांटिटेटिव से मतलब है कि वो एक एक नंबर को गौर से देखते हैं, वो उस प्राइमरी डेटे को स्टडी करते हैं। आई थिंक वहीं पे हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अभी तो 2 चीज़ें हैं बड़ी क्लियर, और मैं तो पिछले कई माह से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई राह फरार नहीं है IMF से। इन द शॉर्ट रन पाकिस्तान हैज़ टू कंप्लीट अ प्रोग्राम। इसकी वजह यह है कि $4 अरब से नीचे के ज़खायर हैं। आप थोड़ा सा अपने बजट को टिंकर कर लेते, आप थोड़ा सा अपने जो $4 अरब आपने वादे किए हैं, आई थिंक मे बी चाइना से जाकर दोबारा बात करते, तो शायद 1 आध अरब और ऐड करते, तो आप प्रोग्राम कर लेते, 9th रिव्यू यानी कि कंप्लीट कर लेते। आगे आप एक इलेक्शन साइकिल में जा रहे हैं, मेरी होप तो यही थी कि ये हम कर लेते। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम ये नहीं कर पाए। IMF इसलिए सख्त हो रहा है, ये भी मैं आज क्लैरिफाई कर दूं। लोग बहुत कहते हैं कि IMF बड़ा सख्त हो रहा है। देखिए, IMF इसलिए सख्त हो रहा है कि बहुत से ममालिक जो हैं वो डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, और श्रीलंका जैसे डिफ़ॉल्ट कर गए थे। श्रीलंका के साथ भी वो अभी मेरे घर में मेरी बेगम उसको एडवाइस कर रही है, सो आई नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे भी IMF इज़ ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल। वाई? बिकॉज वो चाहता है कि इतने डॉलर इकट्ठे हों। एक G20 का फ्रेमवर्क है डेट का। सो IMF आपसे ज़्यादा वादे मांग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आखिरी चीज़ ये है कि एक जियोपॉलिटिक्स का आंसर है, वो यूं है कि वेस्ट ये चाहता है कि वो वेस्ट के पैसे या IMF के पैसे लेकर, हमारा सबसे बड़ा क्रेडिटर कौन है? चाइना है, कि हम चाइना को ना वापस करें। तो उनको हमें इस पे भी सेटिस्फाई करना है। सो आपने टेक्निकल लेवल पे कन्विंस करना है, पॉलिसीज़ जो मैंने आपके सामने रखी उन पे कन्विंस करना है, और फिर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है। सही। जब तक आप ये सारे काम कर नहीं लेते, IMF आप जिसे कहते हैं ना, आप उनके साथ होम रन नहीं हिट कर पाते। अब इसकी कोशिश ज़रूर की है हमारी गवर्नमेंट ने, ज़रा लेट की है। अब ये कुछ दिन रह गए हैं, शॉर्ट ऑफ कि एक बहुत बड़ी दुआ की जाए, और मेरा तो ख्याल है इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए कि ये हो जाए। मैं तो क्योंकि आगे इलेक्टोरल साइकिल में 5-6 महीने का गैप आ जाना है, प्रोग्राम में हमने दोबारा जाना है। याद रखिए, पाकिस्तान इन द शॉर्ट रन IMF के अलावा चल नहीं पाएंगे हम अपने जो हमने पैसे अगले साल इकट्ठे करने हैं। आई थिंक दैट इज द स्टोरी। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। ज़ीशान साहब, ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है, डू यू सी दैट एज अ सोल्यूशन कि इससे कुछ मसला हल होगा या मज़ीद डिज़ास्टर होगा? और इसके साथ साथ ये भी कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कैलेंडर है उसमें पाकिस्तान का नाम ना होना क्या सिग्निफाई करता है कि ये 9 रोज़ जब पूरे होंगे, प्रोग्राम एक्सपायर हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट विंडो ऑफ नेगोशिएशन है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दूसरी बात का जवाब पहले देता हूँ। देखें, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की लिस्ट में नाम ना होना, ये एक अलार्मिंग चीज़ है। ऑल्दो इसको मिटिगेट करने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर साहब हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी तरफ से ये काफ़ी ऑप्टिमिज़म है कि ये कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा, और ये हम किसी न किसी तरीके से इस प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। अगर इस प्रोग्राम को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो जैसे खाकान साहब ने फरमाया, पाकिस्तान के लिए जो है आगे आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलात हैं। उसकी वजह ये है कि हमें आगे जो पेमेंट्स करनी है वो मैं पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि जी $4 बिलियन जुलाई टू दिसंबर हमें रीपे करने हैं, कि जो रोल ओवर जिसका नहीं होना, इसका मतलब है कि वो आपको पे करने हैं। और अभी जैसे आपने सुना खाकान साहब को, उन्होंने यही फरमाया, और बिल्कुल सही फरमाया, कि $4 बिलियन से कम के रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के। तो अगर ये हमारा करंट अकाउंट जो इस वक्त मई में तो सरप्लस आया 255 मिलियन का, लेकिन अगर ये अगले चंद माह में अगर सरप्लस नहीं रहता, तो हमारे पास वो पैसे देने के लिए नहीं है, और डिफ़ॉल्ट फिर एमिनेंट नज़र आता है कि आप डिफ़ॉल्ट के दहाने पे चले जाएंगे, और उस वक्त जो है फिर आपके लिए सारी मुश्किलात हैं और वो अनबेरेबल हैं। और यकीनन जैसे कि हम अगले आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है वो इलेक्शन में चले जाएंगे, तो इस वक्त की जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि अगर ये IMF प्रोग्राम हमारा री इनिशिएट या जिसको कंटिन्यूअंस में नहीं जाता, तो आगे तो बड़ा ब्लीक चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, पॉइंट आगे। सदीक, आपका सवाल। खाकान साहब, ये बताइएगा कि इसाक डार साहब कहा करते थे कि अगर IMF प्रोग्राम नहीं भी होता तो हमारे पास प्लान B है। कल जो हमारे कुछ इक़दाम का ऐलान किया गया है कि हम मईशत की बहाली के लिए एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं, तो कुछ हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि ये हमारा प्लान B था जो कल हमने शुरू कर दिया। तो आप समझते हैं कि प्लान B हो सकता है कल जो
हमारे जो मुईशत की बहाली के हवाले से एक प्रोग्राम दिया गया? आपने बहुत अच्छा सवाल सामने रखा है। मेरे नज़र में 3 प्लान्स हैं जिस पे हमने अमल करके गुजरना है। प्लान ये था कि ये 9th रिव्यू हो जाता, लेट्स से कि ये नहीं होता। प्लान भी ये है कि हमें किसी तरह अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ मिलकर वो जो $4 अरब जीशान भी जिसकी बात कर रहे थे, और 4 से 5 अरब डॉलर है एग्जैक्टली, अगर हम दिसंबर तक राइड आउट करना चाहें, वो हमें इकट्ठे करने हैं। और उसके साथ साथ IMF के साथ इंगेज रहना है, कॉन्टूर्स ऑफ अ न्यू प्रोग्राम तय करने हैं। एक्चुअली मैं इसको कहता हूं जो कल हुआ है उसको प्लान सी, पाकिस्तान का फंडामेंटल रीसेट जो है वो आपके सामने आर्मी ने सिविलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपके सामने रखा है। उसको मैं क्यों प्लान सी कहता हूं? देखें, ये चीज़ें तो हम करते रहेंगे, IMF करते रहेंगे, हम डॉलर इकट्ठे करते रहेंगे। असल बात यह है कि एक फिगर आपके सामने रख रहा हूं, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रकूम है, याद रखिए, जो डॉलर की मद में पाकिस्तान आते हैं, पर वो बिल्कुल डेट नहीं क्रिएट करते, बट पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हैं, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के काबिल खड़ा करते हैं, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। अब इसको देखते हैं। ये पाकिस्तान का वो कलीदी प्लान है जो कि मैं हमेशा कहता था कि वेयर इज़ पाकिस्तान जोन प्लान। मैं तो पिछले 13-14 माह से, और मैं एस्टैब्लिशमेंट को भी यही कहता था कि लेट्स मेक आवर ओन प्लान। एग्रीकल्चर कलीदी हैसियत रखता है, $10 अरब की तो इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर अपनी यील्ड्स को बढ़ाना शुरू करेंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, अब ये आपका पहला टर्न अराउंड होगा। अगर पाकिस्तान का टर्न अराउंड शुरू होना है तो वो एग्री सेक्टर से ही शुरू होना है। इसमें मेरे दिमाग में 2 आरा नहीं है, ये SME से भी नहीं शुरू होना, बिकॉज हम ये एग्रीकल्चर ठीक करेंगे तो पॉवर्टी को भी डेंट करेंगे, स्टंटिंग को भी डेंट करेंगे, वेस्टिंग को भी डेंट करेंगे, न्यूट्रिशन को भी डेंट करेंगे। और आपके लिए आई गिव यू अ न्यूज़, द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज वांट फूड सिक्योरिटी बाय कमिंग टू यू, सो वो भी इसमें शामिल है। दूसरी चीज़, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, जो मैं पिछले 2-2.5 साल से हर जगह पे बात कर रहा हूँ, गोल्ड रिजर्व्स, कॉपर रिजर्व्स, जिंक रिजर्व्स, मैग्नीशियम रिजर्व्स, अगर इन्हीं को टैप कर लें तो आने वाले वक्तों में आपका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल बनेगा। बाकी IT ये रवायती बातें हैं, ज़रूर कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ग्रीन भी करना है, इंडिजिनाइज भी करना है, वो एक अलहदा प्लान है। डिफेंस प्रोडक्शन में मैं तो हमेशा उसकी मिसाल देता हूँ कि अगर हम JF-17 थंडर दुनिया में बेच सकते हैं तो आई होप कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में बेच सकते हैं और बेचते हैं, वो शायद हम इस वक्त टेलीविज़न पे ना डिस्कस कर पाएँ, तो उसको भी ज़रूर लेके जाए। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। हाँ, ज़ीशान साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अभी बात हुई है कि गवर्नमेंट का जो ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है, जिसके तहत ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी तश्कील दी गई है इन्वेस्टमेंट सीख करने के लिए, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है? इज़ दिस समथिंग न्यू जो कि कुछ रिजुविनेट करे पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैब्रिक को? लेकिन ये जो अब कल जो ये हमने देखा, इसके ऊपर सारी प्रेजेंटेशंस भी अखबारात में देखी, मेरे ख्याल से वी आर 1 too late। यानी ये जो अब हमने किया है, ये बहुत देर से हमने किया। अगर ये चीज़ करनी थी पाकिस्तान को तो ये आज से 6 महीने पहले इसको शुरू करना था, क्योंकि अगर आप 6 महीने पहले इस चीज़ को शुरू करते तो आज उसके कोई ना कोई रिजल्ट्स आपके पास आना शुरू हो जाते। अच्छी चीज़ है कि अब एक दफ़ा फिर से जो है पूरा पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है, यानी हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो दोबारा से सोच रहे हैं कि सर जोड़कर बैठें और पाकिस्तान की जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उसको निकालें। लेकिन आप ये देखिए कि ये सारे जो प्लान्स या ये जो सारी बातें हो रही है, बहुत लॉन्ग टर्म बातें हैं। हमें तो इस वक्त, हम वेंटिलेटर पे हैं, हमें तो इस वक्त इलेक्ट्रिक शॉक्स की ज़रूरत है ताकि हम रिवाइव हों। और रिवाइव हम कैसे होंगे? रिवाइव ऐसे होंगे कि हमारे जो बिजनेसेस आज बंद हो रहे हैं उनको जो है इम्पेटस की ज़रूरत है। आप 21% इंटरेस्ट रेट पे बिजनेसेस नहीं चला सकते। आप 21% इंटरेस्ट रेट पे तो मेरे लिए आसानी पैदा कर रहे हैं ना कि मैं सब कुछ बंद करूं, बैंक में पैसा रखूं, इंटरेस्ट खाता रहूं। तो मुझे तो अपनी ऑफिस चलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने तनख्वाहें देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे EOBI सोशल सिक्योरिटी और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आई रियली एंजॉय दिस हॉट मनी वेरी ईजीली। और ये चीज़ तो आपकी एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देगा, ये चीज़ आपकी इंडस्ट्री को तबाह कर देगा, ये चीज़ हर चीज़ को जो है शान साहब, रियल स्टेट सेक्टर का भी यही मैकेनिज्म है ना, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती, कैपिटल आता है। बिल्कुल होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि रियल एस्टेट की आप ये देखिए ना, प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं।
लोहे की प्राइसेस देख लीजिए, सीमेंट की प्राइसेस देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन वाले जितने बिल्डर्स हैं सब रो रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट कॉस्टिंग्स आउट हो चुकी हुई हैं, उनकी फिजिबिलिटीज आउट हो चुकी हैं, वो अपने प्लान्स को आहिस्ता आहिस्ता रोक रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने तो जिन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया था वो शेल्फ करते चले जा रहे हैं। तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर चाहिए तो आपको अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को नीचे लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से खाकान साहब इसमें बेहतर बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट हाई करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए फीजेबल नहीं है कि जब आपकी गवर्नमेंट ने मेजर बोरोइंग कमर्शियल बैंक से की हुई हो और आपको हाई इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। जी सदीक, सवाल आपका। खाकान साहब ये बताएं कि जो आपने पिछले सवाल के जवाब दिए उससे ये मैंने अखज़ किया कि लॉन्ग टर्म तो हल वही है जिसकी तरफ कल हमने हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने एक प्लान किया, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बताएं कि अगर IMF नहीं होता प्रोग्राम बहाल नहीं होता और दोस्त मुल्क भी ताउन नहीं करते तो फिर हमारा शॉर्ट टर्म में क्या प्लान है? अगर $4 अरब हमने देना है इन 4 से 6 माह में तो फिर हमारा शॉर्ट टर्म में क्या प्लान होगा? सदीक भाई, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे। 4 अरब 4.5 अरब जो हमने देना है उसमें कुछ पैसा मल्टीलैटरल से आ सकता है। अगेन IMF की इंगेजमेंट को मत छोड़िए। मैंने अथॉरिटीज़ को बराह रास्त भी और अपने सारे इंटरव्यूज़ में कहा है, आई रियली अंडरस्टैंड IMF। मैंने पाकिस्तान का वो प्रोग्राम कंप्लीट करवाया जो पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं किया। IMF क्वांटिटेटिवली अगर आप साथ रखेंगे, आपको अगर लेट से 9th रिव्यू फेल हो जाता है, आप नहीं कर पाते, 1 जुलाई को री इंगेज करें IMF के साथ। क्या वजह है? जो आपको सऊदी अरेबिया, जो आपको UAE, जो आपको चाइना ने कहा है, आपको पता है जो फंड्स आपके पास इस वक्त भी सऊदी अरेबिया के हैं और जो आने वाले हैं उनमें लिखा हुआ है कि आप IMF का जो दामन है वो नहीं छोड़ेंगे। आप IMF से री इंगेज करें, कॉन्टूर्स ऑफ अ न्यू प्रोग्राम तय करें, तो तकवीयत मिल जाएगी मार्केट्स को भी और इन लोगों को भी जो आपको पैसे देना चाहते हैं या जो आपको मदद करना चाहते हैं। यही एक राय रास्ता है। अगर ये हो जाता है, लेट्स से कि पूरे पैसे इनसे नहीं आते, आपका सवाल जायज़ है, तो फिर क्या? फिर मल्टीलैटरल्स के $9 अरब के माहिदे आप करके आए थे जिनीवा में, फिर उन प्रोजेक्ट मनीज को टैप करें। और दूसरी बात यह कि आपको ऑफ कोर्स इंपोर्ट पे कदगन लगाए रखनी पड़ेगी, करंट अकाउंट को बहुत करीब जीरो या सरप्लस में रखना पड़ेगा। एक आपके पास और राह रास्ता है, वो ये है कि आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास जाइए, उनको एक बेहतर रेट ऑफर कीजिए एंड गेट सम फंड्स। ये एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। आप उन्हें कहिए कि हम सेफ पाकिस्तान फंड बनाना चाहते हैं, मतलब SPF उसका नाम रखिए। आप उन्हें कहिए कि पैसे डालिए इसमें। मैं आपको अब भी कहता हूं कि अगर इसको बैकस्टॉप करे एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की, तो हम अभी भी एक अच्छी रकम उनसे उठा सकते हैं। खाकान साहब, ये जो मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे हैं कि असासे जो हैं उसको अब सेल आउट करने की बात की जा रही है, उन्होंने कहा है कि ये जो प्लान B है हमारा, इससे $100 अरब तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती है दुनिया भर से। रियलिस्टिक है आपको लगता है ये? मुझे ये रियलिस्टिक लगता है कि पाकिस्तान का प्राइवेटाइजेशन पोटेंशियल है। पाकिस्तान को LNG पावर प्लांट्स, पाकिस्तान के डिस्कोस, पाकिस्तान का PIA का अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल का नुकसान क्या है 2022 जब बंद हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। 90 अरब रुपए का नुकसान है। ये मेरे और आपके टैक्स पेयर मनी से जाता है। हम PIA को ठीक करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं। 3-4 प्लान रीस्ट्रक्चरिंग के मैंने खुद लिखे हैं, ये हो नहीं सकता। हम डिस्कोस को ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं, ये हो नहीं सकता। 2600 अरब का सर्कुलर डेट है। सो लेट्स ऑल बिलीव कि टेलीकॉम सेक्टर की तरह इनको भी चलाना है, इनको इनकी नशोनुमा करनी है। इंडिगो इंडिया ने 500 एयरक्राफ्ट का दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। 30 एयरक्राफ्ट की PIA को हमें ठीक करना है, इसको चलाना है, हिस्से अपने पास भी रखने हैं, तो प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट लानी है। ठीक है सदीक, लास्ट मिनट आपका सवाल। ज़ीशान साहब ये बताएं कि अगर इंपोर्ट्स इसी तरह से उनको हम रोके रखते हैं तो फिर रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें, तो फिर इंडस्ट्री तो हमें फौरी तौर पे चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इससे जो बेरोज़गारी हुई है, और क्या देखते हैं आपके इजाफा होगा बेरोज़गारी में? रोज़गार के मौके पैदा होते हुए नज़र नहीं आ रहे अभी आपको शॉर्ट टर्म में? लेकिन जब तक आपकी इकोनॉमी दोबारा से स्टार्ट नहीं होगी, जब तक आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, जब तक वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपका चलना शुरू नहीं करेगी, तो अनफॉर्चुनेटली तो एम्प्लॉयमेंट में कोई मुझे इजाफा नज़र नहीं आ रहा आने वाले टाइम में। और जब तक ये चीज़ें नहीं स्टार्ट करेंगी प्रॉपरली, तो आप कुछ भी कर लें, ये चीज़ें बेहतर नहीं होने लगी। आपको करना ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपको मल्टी फैसेट काम करना है। वही जो मैं बात कर रहा था
कि आपको जो है अपने रेट्स को, चाहे वो टैक्स रेट हो या इंटरेस्ट रेट हो, उसको नीचे करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो शॉर्ट टर्म बेसिस में तो मुझे आपकी ये चीज़ें ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इसमें अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स जैसे बात कर रहे हैं, खान साहब ने बात की कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ जो करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त जो पाकिस्तान सेविंग फंड की जो बात कर रहे हैं, इस वक्त लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जा रहा है। उस कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बहाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोड शेडिंग का भी मसला 1000 मेगावाट तक शॉर्टफॉल पहुंच चुका है, इसको कैसे ठीक करना है, इस पर ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। खान साहब और ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक। अब पता चला। पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। शॉर्टफॉल जो है बिजली का वो 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है और इसके साथ साथ बुरी खबर ये है कि लोड शेडिंग तो एक तरफ, लेकिन जो बिजली आ रही है उसकी भी कीमत में इजाफा हम देख रहे हैं कि होने जा रहा है, जिसका इम्कान भी है। तकरीबन 2 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा जो है उसका इम्कान पैदा हो चुका है, क्योंकि जो जुलाई के बिल हैं उसमें 27 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का प्लान शामिल है। तो ज़िशान साहब, 2017-18 में हम सुना करते थे कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट खुद कफ़ील हो चुका है बिजली की पैदावार में, जबकि अब हम देख रहे हैं कि ये 6000 मेगावाट का इतना बड़ा फिगर हमारे सामने है और लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। तो ये 5-6 साल के अंदर क्या ऐसा लूप होल है जो कवर नहीं हुआ हमसे? देखिए, इसके तो अगर आप गिनना शुरू करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें हम नाकाम होते रहे हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग हमने जो प्रोडक्शन हमने जो बनाते चले गए वो इतना बना लिया कि हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है उसमें फंसे हुए हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारा जो अपना सिस्टम है, जो डिस्कोज हैं जितने वो इनएफिशिएंट हैं, वो सही चल नहीं रहे हैं। फिर इसी को अगर आप फर्दर ड्रिल डाउन करें तो हमारे यहाँ जो अपनी जो बिजली की चोरी है हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है, एलएनजी हमें मिल नहीं रहा, हमारी डिपेंडेंस उस पर बहुत ज़्यादा है। हम अपना ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है उसकी तरफ, यूटिलाइजेशन की तरफ नहीं सोच रहे। हम हाईएस्ट जो महंगी तरीन जो ऑयल से जो हमारा जो है वो एनर्जी है, हमारा जो एनर्जी मिक्स है, जब तक हम इस एनर्जी मिक्स को चेंज नहीं करेंगे, जिसमें अगर हम फॉर द टाइम बीइंग कोल की तरफ भी अगर थोड़ा बहुत सोचें, जो क्लीन कोल है जिसको अगर हम इंपोर्ट करके उसकी तरफ जाएं तो उससे भी सस्ती बिजली बन सकती है। जब तक हम इन चीज़ों की तरफ जो है फोकस नहीं करेंगे तो हमारी ये जो महंगी तरीन बिजली है वही बनती रहेगी। और इससे होगा क्या कि आपकी पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो महंगी से महंगी तरीन होती चली जाएगी। और आप जो है जब ये करना शुरू करेंगे, जब आप अब पीडीएल की जैसे बात हो रही है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवल में भी 10 रुपये और बढ़ा दो, तो ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये हमारी कॉस्ट महंगी होती चली जाएगी और हमारी जो शॉर्टेज है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इसको चीज़ों को हमने ठीक ना किया, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ अगर हमने फोकस ना किया, तो ये आगे आने वाले टाइम में जो है न सिर्फ बहुत शॉर्टेज भी बढ़ जाएगी, बल्कि जैसा आपने बड़ा सही फरमाया कि बिजली महंगी से महंगी तरीन होती चली जाएगी। जी सदीक, इस पे हमें स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी है। जी सदीक, आपका सवाल चाहता है तो ये बताइए कि जो इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री लगा के और एक्सपोर्ट अगर करना चाहता है तो क्या वो जो दीगर हमारे जो मुकाबले में जो मुल्क हैं उनका मुकाबला हमारे एक्सपोर्टर्स कर सकते हैं? नहीं जी, इस वक्त की जो हमारी एनर्जी प्राइसेस जो इस वक्त हैं उसमें तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर सबसे बुरी तरीके से हिट हो रहा है। और टेक्सटाइल सेक्टर में देखें कि आपकी जो इस साल की जो एक्सपोर्ट है वो उसका सामने आपको कंपैरिजन मिलता है कि तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर हमारी एक्सपोर्ट कम होने जा रही है, हो गई है तकरीबन। तो आप ये देखें ना कि इस कॉस्ट में तो आप इंडस्ट्री लगाना, तो एक तरफ एक्सपोर्ट जब आपकी सफ़र कर रही है तो आप आगे कम्पीट कर ही नहीं सकते। और अगर ये बिजली अगर मज़ीद बढ़ जाएगी या रेट्स इसके और मज़ीद बढ़ जाएंगे तो हम तो अपनी मार्केट में प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। हम एक्सपोर्ट के लिए क्या किसी के साथ जो है हमें वो कंपैरिजन कर सकते हैं। इस वक्त अगर हमें देखा जाए तो हमें ना सिर्फ हमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए फोकस करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है उसको सीरियसली इसके ऊपर जो है सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ हो रही है जिसको चेंज किया जाए और उससे जो है
चीज़ों को ठीक किया जाए। हम ये चीज़ें खुद गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती, जो प्राइवेटाइजेशन की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। हमने जिस भी बिजनेस में गवर्नमेंट ने हाथ डाला है उसका हमें इफेक्ट जो है वो माइनस ही मिला है। हम लॉसेस में ही है, चाहे वो पाकिस्तान रेलवे हो, चाहे वो पाकिस्तान एयरलाइन हो, चाहे वो स्टील मिल हो, वो कोई भी आप गवर्नमेंट की एंटिटी देख लीजिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है, वहाँ पे हमें नुकसान ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये ख्याल ये है कि अगर इस वक्त आपकी जो एक कोहेरेंट LNG प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। मुसीबत ये है कि यूक्रेन वॉर की वजह से जो है इस वक्त दुनिया जो यूरोपियन मार्केट है रशिया से वो बाय नहीं कर रही, वो जितना LNG है वो हायर प्राइसेस से जो है वो ख़रीद रही, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान को हो रहा है। अभी हमने जो टेंडर ऑफर किया था, हमें एक भी उसकी बिड वसूल नहीं हुई। ये इसका नतीजा है कि आपको ये पता चल रहा है कि इस वक्त जो है शॉर्टेज आपको अगले आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त करेक्टिव पॉलिसी करना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को जो है वो कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, और पॉलिटिकली जो है ना इस वक्त जो आपका पॉलिटिकल विल है, सब काम छोड़ के जो हम ये जो अभी बात कर रहे थे, जो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये अभी बनाई है कमेटी, इसमें सबसे पहला फोकस हमारे एनर्जी सेक्टर पे होना चाहिए। इसके बाद क्योंकि जब हम चल सकेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री चला सकेंगे, तो हम आगे जा सकते हैं। वरना तो आप किसी भी चीज़ में कुछ भी कहते रहिए, ये तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और हमारी जो प्रोडक्शन ही बिल्कुल बंद हो जाएगी। ज़ीशान साहब, इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं वो ये कि सिर्फ 27% जो टोटल शेयर है प्रोडक्शन का वो हाइडल पावर पन बिजली से आता है, और इसमें भी आपको पता है कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जो हैं वो तरबेला और मंगला हैं, जो सिल्टिंग का शिकार हैं, 60s में बने। फिर एक डैम फंड का कायम हुआ पिछले 5-6 साल के अंदर, उसका भी कुछ नहीं हो सका। तो हमने हाइडल पावर के अंदर भी ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढे, और आपको लगता है कि ये 27% इज़ टू लो, इससे बढ़ना चाहिए था इसको? देखिए, दुनिया में सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो हाइडल है, इसके बाद जो है वो विंड है। विंड का हाइडल में तो डेफिनेटली ये मिक्स जो है हमारा जो 27% है, हम इस पर नहीं चल सकते, इस मिक्स को बढ़ाना है। हमारा जो थर्मल पावर, जो विंड पावर का जो कॉरिडोर है जमपीर का, वहाँ से हम 1,20,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमने इस सेक्टर को तो एक्सप्लोर कभी किया ही नहीं है, ना हमने इसकी तरफ सोचा है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर, अगर आप किसी को इसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, मैंने आज से कई साल पहले इसके ऊपर थोड़ी सा पढ़ा था कि एक जो 5 मेगावाट का जो विंड पावर का जो लगता है पंखा, वो $5 मिलियन का लगता है, 8 से 10 महीने में लग जाता है। लेकिन अगर उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें लगानी, तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आपके पास यहाँ पे पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होंगी, आपके टैक्स लॉज ठीक नहीं होंगे, जब तक आप उनको रिपैट्रिएशन की जो है वो खुली इजाज़त नहीं देंगे। जब भी कोई इन्वेस्टर आपके मुल्क में आना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि जो उसको वो जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करे उसका रिटर्न प्लस प्रॉफिट वो पाकिस्तान से बाहर ले जा सके। जब तक कंड्यूसिव पॉलिसीज़ नहीं होंगी आपकी, जब तक एनर्जी मिक्स को आप चेंज नहीं करेंगे, हम ये महंगी तरीन बिजली ख़रीदते जाएंगे और हम अनकॉम्पिटिटिव होते जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट भी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, और हम दुनिया में जो है हमारा नंबर नीचे आता जाएगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ रही है। आप ये देखें, पिछले चंद सालों में हम 144 से 108 पे आए थे, और इस साल में हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस खासी इंक्रीज हो गई। इसकी बुनियादी रूट कॉज देखने की ज़रूरत है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों बढ़ रही है। अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल विल है, या इलेक्शन ना होना है, या आपस में दो ग्रुप्स की फाइटिंग है। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को सेव करने की ज़रूरत है। इस वक्त सब चीज़ों को छोड़ के पाकिस्तान फर्स्ट की ज़रूरत है, और अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम सब भी चलते रहेंगे। और खुदा ना करे अगर ऐसी कोई चीज़ हो गई जहाँ पे पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के वो आगे, तो मुश्किलात और भी बहुत बढ़ जाएंगे, हम एलसीयाँ भी नहीं खोल सकेंगे। बिल्कुल, मुश्किलात को कंट्रोल करना पड़ेगा कंसेंसस से। ज़ीशान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सदीक, वो पढ़ते हैं, सियासत की ज़रा बात कर लें, क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से भी मैं चाह रहा हूँ जी मुजम्मिल साहब, कता कलामी की माजरत, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचा दूँ कि सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। और मुजम्मिल साहब, मैं ये बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान
जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे और ये बेंच जो है वो कल 12:15 बजे 11:45 पर ये समाअत करने जा रहा है। और इस बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब शामिल हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब शामिल हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हैं। ये 9 रुकनी बेंच है जो कल समाअत करेगा। और ये भी आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे पहले जिसको नंबर लगाया गया है, जिस दरख्वास्त को, वो जवाद ख्वाजा साहब की जो दरख्वास्त है उसको नंबर लगाया गया है, वो सबसे पहले है। और उसके बाद एतजाज एहसन साहब की जो दरख्वास्त है वो है। इसके अलावा जो करामत अली वर्सेस अदर्स वो है। और इसी तरह से चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त है वो है। तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। कल जो है वो 12:15 बजे 11:45 पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसके हवाले से कल लतीफ़ खोसर साहब और एतजाज एहसन साहब मिले थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, तो अब ये पेशरफ्त हुई है कि ये 9 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है और कल ये 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। तो ये मैंने कहा मुजम्मिल साहब, मैं अपडेट साथ साथ जो है वो अपने बिल्कुल सियासत पे भी इसका जो है वो एक गहरा इम्पैक्ट कल जो जिस तरह से समाअत आगे बढ़ेगी उस पर देखने को मिल सकता है। पीपल्स पार्टी के हवाले से सदीक जो कहा जा रहा है कि ईद के बाद सरप्राइज़ प्लान कर लिया उन्होंने, उस हवाले से ज़रा बताएं कि क्या सरप्राइज़ अपने इत्तेहादी नून लीग को देने जा रहे हैं। देखें, पीपल्स पार्टी के हवाले से 4-5 चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ तो ये है कि लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो आज हमारे लाहौर से जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भी एक खबर दी कि पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज़ देने का फैसला कर लिया और सरप्राइज़ वो देंगे, ईद के बाद हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई 4-5 खबरें हैं, वो छोटी छोटी, बल्कि छोटी तो नहीं, बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वह हुकूमत में शामिल किसी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। नून लीग के साथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नून लीग के साथ कोई अलायंस नहीं होगा पीपल्स पार्टी का, ये पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून ने भी जो मुशावरत किया है, मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ राय है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि हमें इंतखाबी इत्तेहाद करना चाहिए, हमें इंतखाबी इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए और हमें जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होता है करना चाहिए, हमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद होता है करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मना किया था अपनी पार्टी के रहनुमाओं को कि आप किसी तरह से भी पीपल्स पार्टी को टारगेट मत करें, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बयानात मत दें। और साथ ही ये भी नून लीग ने तय किया है कि जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो चाहे वो नदीम अफजल चांद साहब हैं, चाहे वो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, दीगर रहनुमा जो टॉक शोज़ में जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के और मुख्तलिफ जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ के नून लीग को टारगेट कर रहे हैं, तो ये मामला आसिफ अली जरदारी साहब के सामने उठाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आपके पार्टी के रहनुमा ये कर रहे हैं। सदीक, लेकिन देखें जिस तरह बिल्कुल जिस तरह आपने जिस तरह ये कहा कि किसी पार्टी से इल्हाक नहीं करेंगे, तो क्या इस पोजीशन में है पीपल्स पार्टी के कंट्री वाइड इलेक्शन लड़े और सोलो फ्लाइट करे और उसके बाद बड़ा मैंडेट ले ले इस फैसले के बाद? देखिए, मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि सिंध तो हमारे पास है, सिंध का हमें कोई मसला नहीं है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करेगी और वो सपोर्ट इसी तरह से होगी कि उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी कि आप इलेक्शन कैंपेन चलाएं पंजाब के अंदर। और पीपल्स पार्टी ने माजी में एक बार ऐसे किया है कि उम्मीदवारों को जो है वो पैसे दिए कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं। तो पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को ये कर सकती है जहाँ पे उनको लगता है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा है कि कुछ जगहों पे पीपल्स पार्टी का टिकट देना भी नुकसानदेह है, तो पीपल्स पार्टी कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर सकती है। पीपल्स पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि जितनी मुआशी सूरत हाल बिगड़ गई है, जितनी महंगाई हो गई है, और ये भी मैं आपको बता दूँ मुजम्मिल साहब कि अगर इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होते हैं तो जो सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई के साथ होगा वो लोड शेडिंग होगा। लोड शेडिंग इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला बन चुका है, 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और अगले आप 2013 में पीपल्स पार्टी की जो डिफीट थी, जो हार थी, उसका एक बड़ा फैक्टर लोड शेडिंग भी था। तो दोबारा से आप कह रहे हैं कि वो इस इलेक्शन में बड़ा कारगर होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मुजम्मिल साहब, जो अगर 4 दिन की भी आप बात करें तो अगले 4 दिन के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने कहा है कि बहुत शदीद गर्मी पड़ेगी, हीट स्ट्रोक का ख़तरा होगा और बहुत सी एहतियाती तदाबीर भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट की। तो इस सारी सूरत हाल में अब मामला ये है और मसला ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं अक्टूबर या नवंबर में
तो आप खुद देखें ना कि इस दौरान इस वक्त पीक पे होगी लोड शेडिंग, और लोड शेडिंग या पीक पे होगी, महंगाई पीक पे होगी, और जो महंगाई जहाँ तक पहुँच चुकी है 76 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। तो ये नहीं हो सकता कि अगर अभी से कोई इकदाम आप करना भी शुरू करें तो वो फौरी तौर पे लोगों को रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो ये दो फैक्टर्स बहुत बिल्कुल सदीक, लेकिन देखें जिस तरह से आपने भी कहा कि किसी जमात से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने नहीं करना, लेकिन एक बीच में जो अजीब चीज़ जो सुनने को मिलती है वो ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से एडजस्टमेंट का इम्कान हो सकता है, वो बरकरार है। तो उनके हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है पीपल्स पार्टी ने? देखें, उनके हवाले से तो कोई उस तरह से अभी तक उनका यह है कि हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद अगर होता है तो कर लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कल मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में फरहतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि आप जो मौजूदा मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे सवाल किया कि जो इस वक्त माहौल है क्या आप बराबर के जिम्मेदार हैं नून लीग के साथ? उन्होंने कहा बराबर के जिम्मेदार नहीं है, तो हमारा जितना शेयर है हम उतने जिम्मेदार हैं, असल तो स्टेक होल्डर नून लीग है मुआशी तौर पे। देखें, जरदारी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ वो तमाम मिनिस्ट्रीज़ जहाँ से जिनका इफ़ेक्ट लोगों पर आना था, इम्पैक्ट लोगों पर आना था, जिससे लोगों ने मुतासर होना था, वो सब मिनिस्ट्रीज़ नून लीग के खाते में डाल दी। और अब आप देखें लोड शेडिंग होगी, जो सारी सूरत हाल है मुआशी तौर पे, वो सारी की सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून के पास हैं। और मुस्लिम लीग नून इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि उसका नून लीग सियासी कीमत अदा करेगी। अब नून लीग की परेशानी ये है, नून लीग के हवाले से आपने बात की, ये शहबाज शरीफ साहब ने ये भी हाई पावर कमेटी तश्कील देने का जो है वो ऑर्डर दिया है, और ये भी कहा है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो मुशावरत करें कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए राह हमवार कैसे करनी है। तो वो चांसेस क्या बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले इलेक्शन से पहले मैदान में दिखाई देंगे हमें? देखें मुज़म्मिल साहब, टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट है, कल हम इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेंगे, लेकिन ये खबर बिल्कुल आज बोलने ब्रेक की कि एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो जायज़ा लेगी मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस की, लीगल सिचुएशन की, कानूनी नुकात की, अदालती मामलात की, कौन कौन से केसेस थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या रेमेडीज़ हैं, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। इस पर तो हम इनसाइड लेंगे कि इनसाइड क्या चल रहा है, क्या कर रही है नून लीग की हाई पावर कमेटी जो बनाई गई है, जो जायज़ा ले रही है, वो चाहते क्या हैं इस हाई पावर कमेटी के ज़रिए। लेकिन ये ज़रूर है कि नून लीग के अंदर ये रियलाइजेशन है कि अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो इलेक्शन में हमें बहुत बड़ा धचका लगेगा। वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, और वो एक हम तासुर ये देंगे कि देखें जी वो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, कमज़ोर हुकूमत थी, फिर नवाज शरीफ साहब थे नहीं, अब देखें हमारे नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, आप हमें वोट दें, फिर देखें हम करते क्या हैं, हम कमाल कर देंगे। तो अब लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के मामले में उनके कैसे रुकावट हैं, कौन कौन से केसेस हैं, उन पे हम कल बात कर लेंगे। तो अब ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें कोशिश यही है कि कोई रास्ता निकाला जाए कि मियां साहब जो है मतलब रास्ता मियां नवाज शरीफ के लिए निकाला जाएगा, ताकि जो पंजाब के अंदर बिलखसूस कैंपी की जो पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने लूज़ किया है उसको दोबारा से वो रिगेन कर सकें। सदीक जान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पता चला। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।